आज हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ रहे हैं। समित, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे इस वक्त मार्केट पे व्यू लेना चाहेंगे। 7,800 के ऊपर आ चुके हैं हम निफ्टी पर। क्या मजबूती के संकेत हैं? आगे अच्छी तेजी रहेगी? इस वक्त भी बाजार में बाय पोजीशन लेके उतरा जा सकता है क्या? देखिए मुद्दा, हमने एक रिसेंटली एक रिलेंटलेस फॉल दिखा है हाई लेवल से 600-700 पॉइंट का शार्प फॉल दिखा, तो उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं 75-40, मार्केट ओवरसोल्ड भी था, तो वहां से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। इंडेक्स वाइज अगर हम बात करें तो अगर किसी को इंडेक्स में बाय पोजीशन लेनी थी तो वो कल एक अराउंड मिड पॉइंट ऑफ द सेशन वो एक लेवल थी, या फिर आज मॉर्निंग में जब हमने गैप अप होके एक पुल बैक दिया हुआ था। बट अभी यहाँ पे वो बाय पोजीशन इंडेक्स में लेके चलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी वैसे नहीं होगा। ये मोमेंटम वाइज थोड़ा और ये कंटिन्यू हो सकता है। 7850 का हम फर्स्ट हर्डल देख रहे हैं, वो अगर सस्टेन हुआ ऊपर की तरफ तो 7920 7950 तो ये बाउंस एक्सटेंड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई मोमेंटम ट्रेडर है उनके लिए ये बाउंस में वो ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में। डायरेक्शनली हम इतना अभी तक ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट हम इसको एक बाउंस करके इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऊपर की तरफ 7900 7950 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अगर कोई मोमेंटम ट्रेडर है उनको ऑलरेडी अगर पोजीशन लॉन्ग साइड पे है तो ऊपर की तरफ वो थोड़ा थोड़ा उनकी पोजीशन लाइट कर सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक 1 या 2-3 दिन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्शनली हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव नहीं है, ऊपर की तरफ सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो ऊपर की तरफ सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 7,850 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसके बाद शायद 7,900 के आसपास के कुछ लेवल्स देखने को मिले। लेकिन स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि आज सरप्राइजिंगली एमटेक ऑटो में वापस से खरीदारी आई है। कुछ शॉर्ट कवरिंग जरूर होगी यहाँ पर। एमटेक ऑटो शॉर्ट कवरिंग मतलब कुछ लोग अपनी पोजीशन जरूर यहाँ पर पॉजिटिव बना रहे हैं। 10-11% के आसपास की तेजी है। समित, क्या सलाह होगी? एमटेक ऑटो इस वक्त काफी प्रिकेरियस सिचुएशन है, बहुत ज्यादा गिरावट देख चुका है, लेकिन जब इतनी तेजी आती है तो लोगों को लगता है क्या यहाँ पर अब खराब समय खत्म हुआ है, बॉटमिंग आउट हो चुकी है? आपका क्या व्यू है? नहीं, देखिए अगर जनरल सिनारियो में हम देखें, अगर मार्केट उसके ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस भी देता है तो ऐसे टाइम पे आपको स्मॉल कैप मिड कैप से ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसे टाइम पे लार्ज कैप्स ही होंगे जो अच्छे लार्ज कैप स्टॉक से जो बाउंस हुए, जो करेक्ट हुए, वही ज्यादा बाउंस होंगे रादर देन मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अगर कोई ये बाउंस के लिए करना चाहता है तो मेरे ख्याल से वो अच्छे खासे जो लार्ज कैप स्टॉक से जो करेक्ट हुए, बैंकिंग में जैसे थे L&T था, रिलायंस है, ये जो करेक्ट हुए ये बाउंस होने के चांसेस ज्यादा है रादर देन आप मिड कैप और स्मॉल कैप में वो बाउंस एक्सपेक्ट करने से। सो फिलहाल अगर ये कोई मोमेंटम के लिए भी, बाउंस के लिए भी ट्रेड करना चाहता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। अगर एमटेक ऑटो की बात करें तो देखिए इसने सब उसके क्रिटिकल सपोर्ट से, मेजर सपोर्ट से लास्ट मंथ ही इसने ब्रेक किए थे 125 130। अगर हम वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो ये फॉल में वॉल्यूम एक्टिविटी काफी ज्यादा थी, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। यहाँ पे स्टॉक में अगर कोई भी बाउंस आता है तो जो फंसे हुए उनको एग्जिट करना चाहिए रादर देन फ्रेश बाइंग करने से अच्छा। ओके, समित आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस वक्त फोकस करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बाद टॉयलेट क्लीनर्स की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। अक्टूबर 2014 के बाद टॉयलेट क्लीनर्स की बिक्री 10 से 12% बढ़ गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, मोदी सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो एफएमसीजी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ा फायदेमंद अभियान ये साबित हुआ है, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि एफएमसीजी सेगमेंट में एक स्पेसिफिक सेगमेंट है टॉयलेट क्लीनर्स, जिसकी बिक्री में जोरदार बढ़त देखने मिली है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि अक्टूबर 2014 के पहले अगर आप देखें तो साल दर साल करीब 3 से 6% के आसपास की बढ़त इस सेगमेंट में देखने मिलती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ है 10 से 12% की ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने मिली, यानी कि इस सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट दुगनी हो चुकी है। और ये भी तब जबकि अब तक मोदी सरकार ने करीब 80 लाख के आसपास ही नए टॉयलेट्स बनाए हैं, जबकि इनका लक्ष्य है कि 2019 तक करीब 12 करोड़ नए टॉयलेट्स बनाने वाले हैं।
यानी कि अब भी यहां से करीब 10 गुना ज्यादा टॉयलेट्स बनने की यहाँ पूरी लक्ष्य है। और उससे इन सब कंपनीज जो एफएमसीजी कंपनीज जो भी टॉयलेट क्लीनर के कारोबार में उनको एक तगड़ा बेनिफिट आगे भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये बेनिफिट सिर्फ नए टॉयलेट्स बनने से ही नहीं है, बल्कि जो कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस है वो भी अब अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से शिफ्ट होके कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर और जो ब्रांडेड टॉयलेट क्लीनर्स है उसके तरफ ज्यादा होते जा रहा है। इसी के चलते तगड़ी ग्रोथ इस टॉयलेट क्लीनिंग सेगमेंट में देखने मिली। इस सेगमेंट में जो सबसे बड़े लीडर्स है या जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा उसमें डाबर, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये तमाम लिस्टेड कंपनी शामिल है। इसके अलावा रैकेट बैंकाइजर ये एक अनलिस्टेड कंपनी है जो भी इसमें शामिल है। तो ये सारी जो एफएमसीजी कंपनीज है इनको इसका तगड़ा फायदा मिलता है, अभी दिखाई दे रहा है और आगे भी फायदा होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। ओके वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रेंज जहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12% तक की ग्रोथ अभी तक अक्टूबर 2014 से के सेगमेंट देख चुका है टॉयलेट क्लीनर्स का। लेकिन फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि एफआईआई आंकड़ों की हकीकत क्या है डिटेल्स, कैसे मतलब निकाला जाए जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं और क्या ये वाकई इंडिकेट कर रहे हैं कि एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। फोकस करते हैं इस वक्त एफआईआई के आंकड़ों की, क्योंकि अगर आप सेबी या एनएसई की वेबसाइट पर एफआईआई के आंकड़े देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस साल 22,000 करोड़ रुपए खरीदारी की है एफआईआई ने। लेकिन हम आपको ये बताएं कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी निवेशक घरेलू बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जी हां, ये सच है। हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक इस साल अब तक लगाए सारे पैसे एफआईआई निकाल चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि पहले से खरीदे हुए शेयर्स भी बेचे जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, बताइए एफआईआई के आंकड़ों की सच्चाई आखिरकार है क्या? देखिए, आप अमूमन जैसे कि आपने कहा कि आप सेबी या एनएसई के वेबसाइट पर जाकर पता लगाते हैं कि कितने खरीद बिकवाली हुई है एफआईआई की ओर से। इसमें जो हम बता रहे हैं आपको वो ये कि इस साल कुछ बड़ी डील्स हुई थी जो अगर ना हुई होती तो एफआईआई के आंकड़े बिल्कुल अलग तस्वीर आपको बताते। सन फार्मा की जो डील थी, अगर हम आपको फिर से याद दिलाएं, करीबन 9% हिस्सेदारी बेची गई थी सन फार्मा में दाइची सांख्यो की ओर से। और अगर इस हिस्सेदारी पे आप कुल मिलाकर करीब 18 से 20,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन बनता है। यहाँ पर खरीदार कौन थे? अरांडा इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन सैक्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये सारे की सारे जो है एफआईआई थे जिन्होंने मोटे तौर पे ये हिस्सा खरीदा। इसी तरह से एबी वॉल्वो ने जो हिस्सेदारी बेची थी आयशर मोटर्स में, मार्च में 4 मार्च को उन्होंने तकरीबन 1900 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। खरीदार कौन था? सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस। एबी वॉल्वो ने फिर से 4 जून को हिस्सा बेचा 1700 करोड़ रुपए के शेयर्स आयशर मोटर्स में। खरीदार कौन था? सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस। मर्चेंट बैंकर से आप बात कीजिए, शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों से आप बात कीजिए तो वो ये बताएंगे कि ये जो सारी डील हैं ये स्ट्रक्चर्ड डील होती हैं, यानी इनके लिए नेगोशिएशन अलग से किया जाता है, इनके लिए इनविटेशन, इनको अलग से इन एफआईआईस को बुलाया जाता है, बुक्स रन की जाती हैं। अगर ये डील ना हुई होती तो क्या ये एफआईआई देश में आते? क्या ऐसा लगता है आपको कि पूरे साल में अब तक जितनी नेट खरीदारी हुई है उतनी खरीदारी केवल एक स्टॉक सन फार्मा में होती? नहीं होती, ऐसा जानकारों का मानना है। अगर आप इस पूरे गणित को देखें तो इसमें अभी हमने कोटक महिंद्रा बैंक में जो हिस्सा बिका है उसको शामिल नहीं किया है, कुछ और ऐसी डील्स हैं उनको शामिल नहीं किया है। उन सबको निकाल कर आप देखिए तो नेट कम से कम 1,500-2 हजार करोड़ रुपए की नेट सेलिंग का आंकड़ा आज की तारीख में आपके पास आ रहा है। बल्कि अगर आप कल के आंकड़े इसमें और जोड़ें तो ये और ज्यादा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। तो इस समय बाजार में लगातार हम एफआईआई की बिकवाली के आंकड़े देख रहे हैं। अगस्त से लेकर अब तक अगर केवल अगस्त और सितंबर के पहले 5 दिन का ट्रेड जो है जिसके आंकड़े हैं हमारे पास वो शामिल कीजिए, 20,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। तो हमें यह लगता है कि जो पब्लिश्ड आंकड़े हैं वो आपको सही तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल एफआईआई 2015 के अंदर नेट सेलर हो चुके हैं। अगर उन्होंने जनवरी, फरवरी और कुछ हद तक मार्च में शेयर खरीदे थे वो उन्होंने पहले ही बेच दिए हैं और अब शायद और पहले की खरीदारी के शेयर हैं जो कि बेचे जा रहे हैं। तो एफआईआई की बिकवाली या मुनाफा वसूली या जो एक्सपोजर घटाने की प्रक्रिया है वो कहीं ज्यादा जोर पकड़ चुकी है और वो अंदाजा आपको इन आंकड़ों से नहीं लगता। इसलिए आप हमारे आंकड़े देखिए, एडजस्ट करने के बाद देखिए तो आपको अंदाजा लगेगा कि एफआईआई कितने बेरिश हैं इंडिया पे। तो यहाँ पर एफआईआई की खरीद के जो आंकड़े हैं
वो जैसा प्रदीप समझा रहे हैं क्लियरली, अगर सन फार्मा और आयशर मोटर्स जैसी बड़ी डील्स को हटा दिया जाए तो बेसिकली स्पेसिफिक स्टॉक्स में तो उन्होंने पैसे लगाए हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से एफआईआईज के पैसे निकले हैं और इसीलिए आंकड़ा जरूर आपको पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वास्तविक पोजीशन काफी अलग है। तो प्रदीप, क्या ऐसे में अब ये मानना बिल्कुल सही है, इट्स ऑब्वियस कंक्लूजन कि एफआईआईज का भरोसा भारतीय इकोनॉमी पर नहीं है? जिम रॉजर्स ने तो खुलकर ये बात कही है। देखिए, जिन निवेशकों ने भारत में पैसे नहीं लगाए उनके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, वो क्या बेचते हैं पता नहीं। जिन्होंने लगाए उनके बारे में आप अगर जानकारी लेने की कोशिश करें इंस्टीट्यूशनल डेस्क से, मर्चेंट बैंकर से, तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ी बिकवाली हो रही है ईटीएफ्स की। और यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, चूंकि वो एक पैसिव इन्वेस्टर होते हैं और गिरते बाजार में वो पूरे के पूरे एशिया में, पूरे इमर्जिंग मार्केट में बेच रहे हैं, इसलिए लगातार उनके बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि जब पिछले 15 दिनों में काफी एफआईआईज ने तमाम स्टॉक्स में बाई कॉल्स दिए हैं, एफआईआई ब्रोकर्स की हम बात कर रहे हैं, उनके रिकमेंडेशंस पॉजिटिव हो रहे हैं, अपग्रेड्स थोड़े बहुत आए भी हैं, फिर भी एफआईआईज की बिक्री के ही आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि ईटीएफ जो है वो पैसिव हैं और वो दिमाग लगाकर निवेश नहीं करते। दूसरा एक और बड़े बिकवाल है, वो है सॉवरेन वेल्थ फंड्स। खास तौर पे खाड़ी देशों के जो ऐसे फंड हैं, जो पैसा इस वजह से आया था जब क्रूड $100 के ऊपर लगातार था, उन देशों में बड़ी सेविंग हो रही थी, तो वो पैसा घूम फिरकर काफी हद तक आ रहा था, वो भी वापस खींचा जा रहा है क्योंकि उन देशों में जरूरत है। तो ऐसे जो निवेशक हैं वो निकल रहे हैं। ऐसे में लंबी अवधि के लिए आने वाली इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, निचले स्तरों पे उनके लिए मौके जरूर बनते हैं। अब देखना होगा कि ये स्केल कब टर्न होती है और कब सोच समझकर खरीदारी करने वाले विदेशी निवेशकों का पलड़ा भारी होता है। ओके प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो प्रदीप की कैलकुलेशन के मुताबिक एफआईआईज फिलहाल नेट नेगेटिव है, नेट सेलर्स हैं भारतीय बाजार में, लेकिन वापस भी आ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान जुड़े हुए हैं। समित, आपसे कुछ एक स्टॉक्स पे सवाल लेना चाहते हैं, स्पेशली सन फार्मा की ही इतनी बात हो रही थी, तो सन फार्मा पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि आज के बाजार में भले ही ये कुछ खास मूव नहीं दे रहा हो, लेकिन वैसे काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। यस, अगर हम नियर टर्म की बात करें तो देखिए सन फार्मा में एक रेंज बन चुकी है 920, 940 और लोअर साइड पे 800, 790 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो नॉट ओनली विद नियर टर्म पर्सपेक्टिव बट अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी ये स्टॉक को देख रहा है, तो जब तक ये स्टॉक 780, 790 का लेवल टूटता नहीं है और ये उसके ऊपर सस्टेन करता है, इट कैन बिकम अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर इन्वेस्टर्स जिनका वो जो 6 से 8 महीने के व्यू से अगर देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं जब तक ये 780, 790 का स्तर इसका इंटैक्ट है। ऊपर की तरफ जब भी ये रेंज के बाहर जाएगा 940, 950 का लेवल, तब हम इसमें एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। तो फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन मोड में है और कुछ टाइम के लिए ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। ओके समित, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद नजर रखेंगे कमोडिटी बाजार पर।